बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुमेरा मिर्ज़ा। नाज़रीन, वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में ख़िताब किया, जिसमें उन्होंने बहुत सी बातें वाज़ेह की और दो टोक तरीक़े से की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी का ज़िम्मेदार भारत को ठहराया और कुलभूषण यादव को उसकी एक मिसाल करार दिया। मसला कश्मीर पर खुलकर बात की और कश्मीर में इंसानी हुकूक की वायलेशन की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा गुस्ताखाना खाकों के मामले पर मुसलमानों की जो दिल आज़ारी हुई उस पर बात की और इसके बारे में दुनिया को बताने की भी उन्होंने बात की है कि हमें इसका कितना अफसोस होता है या कितना दुख होता है या कितनी दिल आज़ारी होती है, और इस पर एक प्रॉपर रोड मैप बनाने की भी उन्होंने बात की। इसके अलावा आलमी क़वानीन की पाबंदी करने का अदा किया उन्होंने और यकीन दिलाया और कहा कि खित्ते में हम चाहते हैं और इसके लिए किसी भी फोरम पर मुज़ाकरात करने के लिए हम तैयार हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से इस बारे में रिपोर्ट तलब कर ली है। 4 साल गुजर गए हैं इस केस को, अभी तक शोहदा के लवाकिन को इंसाफ नहीं मिल सका है। इंसाफ का निज़ाम इतना स्लो क्यों है, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी और तीसरे हिस्से में हम बात करेंगे डॉल्फिन पीरो मुहाफिज और फोर्सेस के होते हुए स्ट्रीट क्राइम जो है वो बजाय कम होने के दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। नई हुकूमत ने पुलिस को डीपोलिटिसाइज करने का दावा किया, लेकिन आए रोज़ पुलिस के ऐसे वाक़यात सामने आ जाते हैं जिनमें पुलिस सियासी असरो रसूख के ताबे नज़र आती है। पुलिस रिफॉर्म्स कब आएंगी और नासिर दुरानी जो है इस हवाले से कब एक्टिव होंगे। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम इसके ऊपर तफसीली डिस्कशन करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करवाना चाहूँगी। जनाब अहमद आरिफ साहब लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सर आपको वेलकम करती हूँ। डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब भी लाहौर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, सर आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। इकराम सहगल साहब भी प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे और इसके अलावा इजहारुल हक साहब प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं और राव खालिद साहब भी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। सर आप दोनों को भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। शाह साहब, पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का मौजूदा हुकूमत में अक़वाम मुत्तहिदा असम्बली के इजलास में पहला खिताब था, इंसाफ किया उन्होंने अपने ओहदे और फरीज़े से? देखिए, एक ऐसे मुल्क की नुमाइंदगी शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे थे जो एक मसाइल में घिरा हुआ है, सफारती सतह पर मुश्किलात में घिरा हुआ है, तो 2-3 चीज़ें तो बहरहाल वो मुख्तलिफ थी माजी के वज़राए ख़ारजा या वज़राए आज़म से और सरबराहान हुकूमत से। पहली बात तो ये है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान के किसी वज़ीर ख़ारजा ने अपनी कौमी ज़ुबान में ख़िताब किया है। जब चीन के लोग चीनी ज़ुबान में ख़िताब करते हैं, अरब अरबी में करते हैं, मैक्सिकन ज़ुबान में करते हैं, रशियन ज़ुबान में करते हैं, तो हमें क्या मसला है। और ख़ास तौर पर पिछला जो तजर्बा है, सुषमा स्वराज ने हिंदी में ख़िताब किया, उससे पहले नरेंद्र मोदी साहब ने ख़िताब हिंदी में किया, तो उससे पता ये चला कि जनाब कोई ऐसा मसला नहीं है अक़वाम मुत्तहिदा में कि आप अंग्रेज़ी में ख़िताब ना करें तो आपकी बात सुनी नहीं जाती, बल्कि नरेंद्र मोदी की बात ज़्यादा सुनी की थी। जब नवाज शरीफ साहब ने अंग्रेज़ी में ख़िताब किया था, उनकी हिंदी को ज़्यादा सुना गया था, हमारी अंग्रेज़ी को किसी ने लिफ्ट नहीं कराई थी। दूसरा जो इशू था, जो हमारे इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज़ हैं उन पर खुल कर बात चबाए बग़ैर बोले हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब। यानी ये कलभूषण का इशू था तो नवाज शरीफ साहब कभी एक लफ्ज़ नहीं बोले, उनके वज़ीर ख़ारजा इससे पहलू तही कर जाया करते थे। ये पहली दफ़ा है कि हमने ये इशू रेज़ किया अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर। पहली दफ़ा ये बात पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने खुल कर की है और कोई झूठ नहीं बोला, कोई गलत बयानी नहीं की और ना ही उन्होंने मुदाहनत से काम लिया है, इख्फा से काम लिया है। बिल्कुल ठीक है सर। ये दूसरा पहलू है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान जिन मसाइल और मुश्किलात का शिकार है वो उससे निकलने की अहलियत सलाहियत रखता है। बिल्कुल सही है। और हम निकले हैं। दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारी जंग जितनी जल्दी कामयाबी की तरफ बढ़ी और कामयाबी से हम किनार हुई, ये काम ना कर सका, ना इंडिया कर सका, ना श्रीलंका कर सका, ना कोई और मुल्क कर सका। इसका मतलब है कि आप हमारी सलाहियत अहलियत के बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल ठीक सर, यही से अगर हम डॉक्टर साहब का भी हम इसके ऊपर व्यू लें। डॉक्टर रसूल बख्श साहब, दहशतगर्दी के ज़िम्मेदार भारत को ठहराना, कुलभूषण का जिक्र करना, मसला कश्मीर का इस तरह से जिक्र करना कि पिछली हुकूमतों में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती है, सर कैसी थी आपकी मिसाल में, आपकी नज़र में वज़ीर ख़ारिजा साहब की? मेरा ख्याल है इसमें सच्चाई थी, साफ गोई थी, मुहब्बुल वतनी थी और पाकिस्तान का मुकदमा जिस मौसर तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में लड़ा जा सकता था वो शाह महमूद कुरैशी ने लड़ा है और लड़ के दिखाया है।
कि माजी के साथ मुवाजना किया जाए इनकी तकरीर का, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसको हम कहें कि सियासत से और सफारतकारी से काम ले रहे हैं और चीज़ों को छुपा रहे हैं, चीज़ों को पर्दापोशी कर रहे हैं, बल्कि सारे सामने उन्होंने बातें रखी जिसमें एक मैं समझता हूँ कि खुलूस भी था सही और नेक नीति भी थी कि हमारे मसाइल हैं, ये तस्लीम करना दुनिया के सामने एक बहुत बड़ी बात होती है कि मकसद ये है कि पाकिस्तान को किस तरह अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है। बिल्कुल। और पाकिस्तान अंदर से कमज़ोर होगा तो फिर बाहर भी कमज़ोर होगा। बिल्कुल तो ये बाहर की ताकत और अंदर की ताकत उसका आपस में ताल्लुक़ है। तो ये बातें उन्होंने खुल के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सामने रखी हैं। सही। और मेरा ख्याल ये है कि यह फ़क़ीदुल मिसाल किस्म का खिताब था और इसको काफ़ी अर्से तक एक मिसाल के तौर पर भी हम सामने रखेंगे कि बहुत मौसर तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और अपनी वजारत का उन्होंने हक अदा कर दिया। ठीक है। इज़हारुल हक साहब, जिस तरह से शाह साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि बात चबाए बगैर उन्होंने की है। सर गुस्ताखाना खाके का मामला सबसे पहले उन्होंने जिक्र इसी बात का किया, फिर मसला कश्मीर जैसे कि मैंने पहले भी कहा, दहशतगर्दी का और LOC के खिलाफ वर्जी पर उन्होंने सख्त रद्द अमल देने की बात की है। इज़हार साहब, अल्फाज का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर्स, पोस्चर्स कितना सपोर्ट कर रहे थे उनके बयानिए को? सुमेरा, इसमें तो कोई शक नहीं कि कुरैशी साहब की तकरीर बड़ी अच्छी थी। वो एक मंझे हुए मुकर्रर हैं और सियासी जलसों में और पार्लियामेंट में उनकी तकरीरें इससे पहले तारीफ़ हासिल कर चुकी हैं, मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि उन्होंने सारे मसाइल का अहाता किया और एक बहुत मुनज़्ज़म तरीक़े से अपना पाकिस्तान का जो था मुकदमा वो पेश किया। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ मैं दो चीज़ें पेश करना चाहता हूँ और अपने दोस्तों की तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ। जी जी। पहली बात तो ये है कि हमें इस सिलसिले में किसी खुद तसल्ली का, सेल्फ कंप्लेसेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। हम कल से तारीफ़ें कर रहे हैं अपने वज़ीर ख़ारजा की तकरीर की, ठीक है, तारीफ़ करनी चाहिए, लेकिन असल मसला ये है कि क्या पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बाकी जो मुल्क हैं, दुनिया के जो बाकी ज़राए इब्लाग हैं, जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हमारे दोस्त ममालिक, हमारे दुश्मन ममालिक, क्या उनमें भी इस तकरीर को इतनी अहमियत दी गई है या नहीं? एक तो हमें ये सोचना है। दूसरा ये कि अगर अहमियत नहीं दी गई तो ऐसी तकरीरों के बाद, ऐसी अहदसाज और एपॉक मेकिंग तकरीरों के बाद, ऐसे तारीख़ी खिताबात के बाद हमारी वजारत ख़ारजा का और हमारे सफारत खानों का किरदार है वो बड़ा क्रूशल हो जाता है। सही कह रहे हैं। अब ये हमारे सफारत खानों का और हमारे ज़राए इब्लाग का जो बैरून मुल्क काम कर रहे हैं सरकारी खर्चे पर, ये उनका काम है कि हाउ सक्सेसफुली एंड हाउ एफिशिएंटली दे सेल आर दिस प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, हमने इसको सेल करना है। तो हमारी जो वजारत ख़ारजा के एम्बेसियाँ हैं जो बाहर, उनमें जो PRO के बैठे हैं लोग, इत्तलाआत के जो लोग बैठे हैं, जो पता नहीं कब से तनख्वाहें ले रहे हैं, जी जी, उनका ये फ़र्ज़ है कि इस तकरीर को, इसके निकात को एक एक मुल्क में फैलाएं। बिल्कुल सही। जिस मुल्क में भी बैठे हैं उनके ज़राए इब्लाग तक रसाई हासिल करें, उनके जो हुक्मरान हैं उनको ये बताएं, पैम्फलेट की सूरत में, TV क्लिप्स की सूरत में, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर करते हैं और उस पर फिर मुतमईन हो जाते हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। बिल्कुल सही। भारत का जो ज़राए इब्लाग हैं, जो उसकी तशहीरी मुहिम है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। जब तक हमारे सफारत खाने कारकर्दगी में भारतीय सफारत खानों की सतह पर नहीं पहुँचते, तब तक हमारी कामयाबी मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा की तकरीर से काम नहीं होता। बिल्कुल ठीक है सर। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि भारत की वज़ारत ख़ारजा में पॉलिटिकल और फौजी की तरफ से इंडक्शन नहीं होती, ठीक है, क्योंकि सारे कैरियर डिप्लोमेट्स हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो हमें भी इसकी तरफ कदम बढ़ाना होगा। सिर्फ एक वज़ीर ख़ारजा जो है उसकी तकरीर से काम नहीं होगा।
शाम सहगल साहब, पाकिस्तान कभी भी अपने बयानी को उस तरह से पेश नहीं कर सका है जिसकी हमेशा ज़रूरत रही है। हाँ, इंडिया के बयानी की जैसे कि यहाँ पर बात भी हो रही थी कि इंडिया जो है वो अपना बयानिया मनवाने में तकरीबन कामयाब रहता है। वज़ीर ख़ारजा के ख़िताब के बाद सर अब कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है? एक तो रास्ता बता दिया इजहार साहब ने कि ये रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए, अब कोई उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के मौक़िफ़ को अब तक़वियत मिलना शुरू हो जाए? देखिए, इजहार साहब ने बड़ी अच्छी तरह बाकी पैनलिस्ट की बात को वजाहत की है और इसमें जोर जरूर दिया है कि ये मोमेंटम मेंटेन करना चाहिए। देखिए, हम एक अपीजमेंट पॉलिसी पर फॉलो कर रहे थे और ये अपीजमेंट पॉलिसी ये थी कि इंडिया आए दिन हमें किसी भी फोरम पर हमें लिसारता ही रहता था किसी न किसी बात पर, और बेसिकली वो वजह वही थी जो वो हमें अक्यूज करता था। दहशत गर्दी का जड़ इंडिया है। अगर आप देखें तो एक ही मुल्क है दुनिया में जिसको फायदा है अफगानिस्तान की जंग के साथ, और वो है इंडिया। कि जब तक वहां पर अफगानिस्तान में जंग है तो वो पाकिस्तान को अंडर प्रेशर रखेगा, और वहां पर ये जो इनकी एक एम ये है कि एक सेकंड फ्रंट पाकिस्तान के साथ खुला रहे। अब जब तक हमारे अपने लोग इसको जाके इसकी वजाहत नहीं करेंगे, अपनी मौक़िफ़ को पेश नहीं करेंगे, तो जरूर अगर मैं इजहार साहब की मैं समझता हूँ बात जो कहते हैं कि एक स्पीच से नहीं बदल जाता पूरा मौसम, लेकिन बात यह है कभी तो शुरू हुआ, शुक्र है। ऐसे तो हम तो रह गए थे इस बात पर कि भाई कोई नहीं करेगा। हमारे तो उल्टा ये होता था कि उल्टा हमें वहां से मोदी साहब काबुल मॉस्को में जाके बोलते थे पाकिस्तान टेररिस्ट स्टेट है, इसको आइसोलेट करना चाहिए। काबुल में आके पार्लियामेंट को खिताब करते थे कि पाकिस्तान ये है वो है, और फिर यहाँ पर आके शादी की डिनर खाते थे लाहौर में आके रास्ते में दिल्ली तक। तो ये आप सिग्नल जो भेजते थे अपनी देखते बॉडी लैंग्वेज सिग्नल, ये गलत थी और इसलिए दुनिया आपकी बात मानती नहीं थी। चले शुरुआत तो हो गई, लेकिन मोमेंटम आपको जारी रखना पड़ेगा। मोमेंटम खाली इस बात पर नहीं होगा, सिफारत खारी की तरफ से नहीं होगा। मोमेंटम आपके अंदर इंफॉर्मेशन से होगा। आप खुद देख लें, ठीक है, बहुत लोग प्रेस कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की स्पीच, और करना भी चाहिए, लेकिन कुछ लोग विद इन द आपके मीडिया के अंदर हैं जो तनकीद कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? छोटी छोटी बात पर, यानी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जो दुश्मन का एजेंडा है वो फॉरवर्ड करते हैं। जी देखिए, टाइम आ गया कि हमें इनको एक्सपोज करना चाहिए। वो बात अच्छी है, आप एक तरफ बोलते हैं जी कि हमें खुल के बात करनी चाहिए, तो हम अपने अंदर जो दुश्मन है उसके बारे में खुल के बात क्यों ना करें? जो ये बातें करते हैं, ठीक है, अगर कोई बात गवर्नमेंट ठीक बात करती है, गलत बात करती है, हमारा काम है उसको दाद देना है, तनकीद देना। लेकिन अगर हम देखते हैं कि एंटी स्टेट और एंटी गवर्नमेंट में कोई चीज फर्क है, तो एंटी स्टेट एलिमेंट को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। किसी भी फोरम में हमें खुद भी उनके ऊपर तनकीद करना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब जो प्रेसिडेंट गवर्नमेंट उसका विल जाके इंटरनेशनल फोरम में वो डिक्लेयर किया है, और ये बड़ी जरूरी है कि आप हर फोरम पर, जी हर फोरम पर, खाली आप यूनाइटेड नेशंस पर नहीं, सिफारतखार पर नहीं, जहां पर भी आपको मौका मिलता है आप ये बात जरूर करें। कश्मीरियों पर जो जुल्म हो रहा है वो आप जाके बार बार हर फोरम में क्यों नहीं करते? ये कश्मीरी जो है हमारे अरब के भाई हैं, मुसलमान भाई हैं, ये अब कश्मीरी मुसलमान नहीं है। हम उनसे बात नहीं कर सकते, हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो भी कुछ खोले या मुंह खोले, अपनी अब बात करें। और अगर नहीं करते तो हमें भी थोड़ी बहुत तनकीद उन पर करनी चाहिए। जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप नहीं देखेंगे, अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे तो आप साथ यही होगा कि आपका मौक़िफ़ जो है और आपका जो नैरेटिव है वो कहीं नहीं पहुंचे। ठीक है। अच्छा राव साहब, पिछली हुकूमतों में हमने देखा, अगर हम बिल्कुल रिसेंट जो पिछली हमारी हुकूमत थी, तो वज़ीर आज़म साहब जो थे उन्होंने तो अपने मुल्क में बैठकर भी कभी कुलभूषण के ख़िलाफ़ कोई बात ना की, मोदी के ख़िलाफ़ कभी कोई बात ना की, कभी कोई बयान नहीं आया। लेकिन अब वज़ीर ख़ारजा ने आलमी सतह पर ये बातें की हैं, इम्पैक्ट कैसा होगा सर अब बाकी दुनिया के ऊपर? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो उन्होंने एक कैनवस वसी किया है भारत के ख़िलाफ़, जो सिर्फ कश्मीर की हद तक और ह्यूमन राइट्स वायलेशन की हद तक हम करते थे, जो कि वो तो खैर बड़े अरसे से वो भी नहीं हो रहा था।
उसको, जिसको यूएन भी रिकग्नाइज अप करती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन को, उसको उन्होंने वसी करके जो टेररिज्म का एक पैराडाइम है ओवरऑल, उसमें इंडिया को फिट करना बहुत ज़रूरी था। जब हम कुलभूषण को पकड़ चुके थे तो वो उस पैराडाइम में उसको लाना बहुत ज़रूरी था। ये पहली दफ़ा एफर्ट हुई है, ये पॉलिसी स्टेटमेंट थी पाकिस्तान की इंटरनेशनल फोरम पे कि हम किस तरह से दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, किस तरह से रहना चाहते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात के हवाले से हमारे किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम कितने उस पर नाराज़ और या हमें कितना गुस्सा या हमारे जज्बात किस तरह से मजरू होते हैं, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी से हमने अगर ताल्लुकात रखने हैं, पड़ोसियों के साथ हमने ताल्लुकात रखने हैं, ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट थी। इंडिया के हवाले से पर्टिकुलरली वो जो ये एक एडिशनल उसमें फैक्टर आया है कि दहशत गर्दी में एक बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क होने का दावेदार जो है वो इन्वॉल्व है बाकायदा तौर पे, और उसका सबूत मौजूद है हमारे पास, कुलभूषण मौजूद है, सर्विंग नेवल ऑफिसर वो इकरार कर चुका है कि वो यहाँ पे अनरेस्ट क्रिएट करने में इन्वॉल्व रहा है, पैसे उसने फराहम किए हैं, उसने प्लानिंग की है, उसने लोगों को उसमें मुलव्वस किया है पूरे इस वाक़यात में, और बहुत से वाक़यात उससे लिंक होते हैं। ये बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान का केस इससे मज़ीद मजबूत हुआ है। भारत तो इतनी बड़ी मुनाफकत करता था कि बलूचिस्तान में दहशत गर्दी या दूसरे इलाकों में करा के उसके बाद बलोचों का हमदर्द बनने की भी कोशिश करता था। इंटरनेशनली जो बैठ के हिर्जा सराई करते थे पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनकी पुष्ट पनाही करता था हर लिहाज से, माली तौर पर भी और अदरवाइज़ भी। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इफ़ेक्टिवली इसको किया गया है, और इसका सबसे इफ़ेक्टिव फोरम इजहार साहब ने जैसे बात की, उस इंटरनेशनल जो हमारा मैसेज ये कन्वे होना चाहिए, तकरीर हर एम्बेसी में मेरा ख्याल उसकी कॉपी ज़रूर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है। दूसरी चीज़ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड के अंदर वो आपकी पार्लियामेंट है। कश्मीर कमेटी का जिक्र हुआ, उस जितने बेहिसी उस कमेटी ने दिखाई है मौलाना फजल रहमान के अंडर, मेरा ख्याल है कोई कश्मीर कमेटी इस तरह से डोरमेंट नहीं रही, और कभी कश्मीर कमेटी से कश्मीर के अलावा बाकी जिक्र मिलता रहा, कश्मीर का जिक्र उसमें नहीं हुआ। कश्मीर कमेटी हो, पार्लियामेंट के फोरम से यही आवाज़ें आनी चाहिए, पार्लियामेंट के फोरम से दुनिया को बताने के लिए। और ह्यूमन राइट्स वायलेशन और ये टेररिज्म में जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है, ये एक ऐसी चीज़ें हैं जिस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी कान धरेगी। जब आप बात करेंगे, सबूत के साथ बात करेंगे, मौसर तरीके से बात करेंगे, और आपकी पार्लियामेंट से भी आवाज़ उठेगी, तो बिल्कुल इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सुनेगी। मेरा ख्याल है कि बहुत इफ़ेक्टिवली हमने अपना केस पेश किया है। यकीनन उसमें उसको क्योंकि हम एक अपनी हिस्ट्री के साथ चल रहे हैं, जो हमारे ऊपर इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगाएगा, जिस तरीके से मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, अमेरिका ने, वेस्ट ने जिस तरह हमें मुख्तलिफ चीज़ों में इन्वॉल्व करने की कोशिश की, जिससे हमारा दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं था। तो उस बैकग्राउंड में ये एक नई शुरुआत है, इस पे हमें कोशिश तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर 5 साल कंटिन्यूसली ये पॉलिसी अडॉप्ट की जाती है तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा उससे। ठीक है, यानी कि जिस तरह से भारत मुज़ाकरात के टेबल पर गुरेज कर रहा है और गुरेज करता रहा है और शायद आगे भी करता रहेगा, वो भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और इसको भी जो है अपने खिताब में शामिल किया है वज़ीर ख़ारजा साहब ने। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर इशू को इमोशनली और टेक्निकली बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने एलैबोरेट किया है। तो उम्मीद यही है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको सुनेगी और इसको समझेगी भी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस में पिछले 4 सालों में जो पेशरफ्त हुई, उस पर डिस्कशन करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा। ब्रेक बाद खुशामदीद नाजरीन। इरशाद साहब, कमी कोताही कहाँ रही मॉडल टाउन केस में? तैयार ठीक नहीं किया गया, पैरवी ठीक नहीं की जा रही, या फिर जस्टिस सिस्टम स्लो है? देखिए, दो तीन फैक्टर्स हैं जिनको पेश नज़र रखना चाहिए। नंबर 1 तो ये है कि उस वक्त ये काम जो हुआ है हुकूमत की सतह पर हुआ है, पुलिस ने अज़ खुद नहीं कुछ किया। तो जाहिर बात है कि हुकूमत अगर प्रोटेक्ट कर रही हो किसी मुलजिम को, किसी मुजरिम को, और वो मुलजिम और मुजरिम भी या पुलिस एहलकार हो या कोई सरकारी अफसर हो, तो फिर मुश्किल हो जाता है अदालतों के लिए, क्योंकि अदालतों ने तफ्तीशी अफसर हो या कोई एविडेंस कलेक्ट करने हैं तो सरकारी इदारों ने करके अदालतों के सामने पेश करने हैं। अगर वो ही मुलजिम हूँ या मुलजिम को प्रोटेक्ट कर रहे हूँ तो फिर अदालतों के लिए मुश्किल हो जाता है फ़ैसला करना। एक तो ये मसला था। दूसरा ये है कि डॉक्टर ताहिर कादरी साहब ने भी उस इशू को उठाया, बड़े ज़ोरदार
तरीके से उठाया, बहुत ही मजबूत केस था उनका। 14-15 कत्ल हुए हैं, 100 लोग ज़ख्मी हुए हैं, मजाक नहीं है, सरेआम हुए हैं, कैमरों के सामने हुए हैं। लेकिन वो भी उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर जब वो बार बार कनाडा आते रहे, फिर जाते रहे, फिर वापस आए, फिर चले गए, तो उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ, दानाई का मुजाहरा, दानिशमंदी का मुजाहरा नहीं किया कि एक चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए बग़ैर वो बाहर ना जाते। या कम अज़ कम चलो उस वक्त मुश्किलात थी कि हुकूमत उनकी थी, जब हुकूमत ख़त्म हो गई थी तो उन्हें आके बैठ जाना चाहिए था। एक दूसरी चीज़ जो है, तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि अदालतों में भी मेरा ख़्याल है कि केस बहुत ज़्यादा मुनासिब तैयारी के साथ या अच्छे वकीलों के ज़रिए नहीं लड़ा गया। सही। और ऑब्वियस है कि बहरहाल एक तरफ अगर हुकूमत हो या ताकतवर लोग हों, तो यहाँ तो पाकिस्तान में आम आदमी को आम वकीलों के ज़रिए इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, कई चीज़ें हैं। लेकिन अब जो सहूलत हासिल है अवामी तहरीक को या डॉक्टर ताहिल कादरी साहब को, वो ये है कि एक हुकूमत ऐसी मौजूद है इस मुल्क में जिसने 2014 के धरने में ताहिल कादरी साहब के मौक़िफ़ की न सिर्फ हिमायत की थी बल्कि उस धरने में शरीक हुई थी और इस मुतालबे में वो शरीक थी कि जी कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए उन तमाम लोगों को जिन्होंने ये कत्ल आम किया। और साथ ही साथ ये है कि इस वक्त अदालतें निस्बतन आज़ाद हैं और सुप्रीम कोर्ट और ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चाहते हैं कि एहतसाब का अमल मंतकी अंजाम तक पहुँचे। तो मेरा ख्याल है अब अगर वो संजीदगी से इस मामलात को आगे लेकर चलें और हुकूमत भी, जिस तरह इमरान खान ने हमें बताया गया कि जी इमरान खान ने वादा किया है कि जी कोई सरकारी अफसर जो इसमें मुलव्वस है उसको पोस्टिंग नहीं दी जाएगी और उसको जो है प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी। अगर ये सारा कुछ हो जाए, देखिए जो भी अफसर इस वाक़े में मुलव्वस है उनकी ज़ाती को दुश्मनी ना ताहिल कादरी साहब से थी, ना मिनहाजुल कुरान और उनके जो अवामी तहरीक के कारकुन थे, और ना उन मजलूमों से थी जो यानी 2 ख़वातीन जो निशाना बनी हैं, उनसे क्या दुश्मनी हो सकती थी। ये जो नूरनबर्ग केस था, जर्मनी का मशहूर केस है, उसमें उन्होंने यही कहा था, उसूल ये तय किया था कि जनाब कोई सरकारी अफसर कोई गैर कानूनी हुक्म, खा वो हुकूमत जायज़ हुकूमत भी क्यों ना हो, उसका गैर कानूनी हुक्म नहीं माना जाएगा। और ये उसूल अब यहाँ तय होना चाहिए। डॉक्टर रसूल बख्श साहब, 12 शख्सियत को तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। अदालती निज़ाम में बेहतर समझते हैं इदारे, लेकिन इस मामले को हल सर आपकी नज़र में क्यों नहीं किया जा रहा? अगर सियासी नुमाइंदे जिम्मेदार हैं तब भी, अगर नहीं है तब भी, तो जिम्मेदारों का तयन होकर सज़ा मिलना तो सर लवाहिकीन का हक है ना। जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसकी ज़िम्मेदारी थी, चूँकि इल्ज़ाम हुकूमत के उस वक्त के वज़ीर आला पे था, वज़ीर कानून पे था, उस हुकूमत के कर था, तो उन्होंने अपने तौर पे जो तहकीकाती कमेटियाँ बनाई, उन्होंने ज़ाहिर है कि एक मफादात का टकराव था। जहाँ मफादात का टकराव आ जाए वहाँ पे इंसाफ नहीं हो सकता कि अगर ताकतवर शख्स ताकत में बैठा हुआ है और उनका कोई हाथ है इस किस्म की तहकीकाती और तफ्तीश करने वाली कमेटी बनाने में, तो उसमें मेरा ख्याल ये है कि इंसाफ का तकाजा है कि उन अपने आप को अलहदा कर दिया जाए। एक ऐसा अमल मैं नहीं समझता कि शफाफ अमल आया हो और जिससे कि पता चल सके आवाम को। आज तक हम सब लोग कंफ्यूज हैं, इस बारे में क्लैरिटी नहीं है कि आखिर किन लोगों ने हुक्म दिया, किसके इमाम के ऊपर ये लोग कत्ल किए गए। ठीक है, इकराम सहगल साहब, खान साहब के दावों में जैसे मैं अभी बात कर रही थी, उन्होंने और भी बड़े दावे किए, जैसे पुलिस को डिपोलिटिसाइज करना। एक और भी उन्होंने दावा किया था कि जो जस्टिस सिस्टम है उसको स्पीडी करेंगे, उनकी तरजीहात में नजर आता है हमेशा से ये। किस तरह से कानूनी इदारों को हुकूमत के साथ कोऑपरेट करने की जरूरत है मौजूदा दौरे हुकूमत में? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इसी सानिया मॉडल टाउन के बारे थोड़ा जिक्र करना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक आपकी ये फ्यूडल सिस्टम रहेगी, जिस तरह इज़हार साहब ने बोला है, बाकी पैनलिस्ट ने बोला है कि ये जो कन्फ्यूजन रहेगी फ्यूडल सिस्टम में ठीक है सर, इस स्पीडी सिस्टम के बारे में राव खालिद साहब से बात कर लेते हैं। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। राव खालिद साहब, स्पीडी निज़ाम नहीं है। अगर हम खास तौर पर कत्ल के केसेस की बात करें तो उसमें तो आप क्या कहेंगे, कम से कम इन केसेस को तो मंतकी अंजाम तक जल्दी पहुंचना चाहिए, और ये केस तो बिल्कुल ओपन है, सबके सामने है किसने गोलियां बरसाई हैं और किसने नहीं।
जी सुमेरा, इतनी खौफनाक मिसाल शायद ही कोई होगी कि सबके सामने, कैमरों के सामने हर चीज़ हो रही है। एक पूरी मुनज़्ज़म फोर्स जो गवर्नमेंट के अंडर काम करती है वो उसमें मुलव्वस है और उसके ज़िम्मेदारान के तयन की बात हो रही है। अभी तक ज़िम्मेदारान का तयन नहीं हुआ और ये एक हुक्म जारी हुआ है कि उनको कहीं पे ना लगाया जाए। तो ये कैसे पॉसिबल है? इजहार साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर उनका पता ही नहीं कि कौन लोगों की जिम्मेदारी क्या थी उसमें और किस तरह से उन्होंने उसको क्राइम का हिस्सा बने, तो उनको कैसे आप कर सकते हैं? जहाँ तक इस ओवरऑल वाक़े के जो लोग मुलव्वस हैं उनको उस पे लाना, ट्रायल पे लाना, उनके ख़िलाफ़ सबूत इकट्ठे करने, उनके ख़िलाफ़ सज़ा का तजवीज़ करना, तो वो देखिए आप पूरा एक नेटवर्क था, पूरा एक माफिया था जो मिला हुआ था सारा। अब जो लोग उसमें मुलव्वस थे, जिनके हुक्म के तहत सब कुछ हुआ, वो उसकी खुद इंक्वायरी करके कह रहे हैं कि जी नहीं, ये तो इस तरह वाक़या हुआ ही नहीं, वो तो उधर से गोली चली थी, उसके जवाब में ये हुआ है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जस्टिस बाकिर नजफी एक उस पर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, रिपोर्ट तैयार होती है, बिल्कुल उस पर कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है। तो ये वाक़यात इस किस्म के जो होते हैं, इतने ओपन डे लाइट में जो हो रहे हैं, उनको तो 2 से 3 से 4 महीने मैक्सिमम उसको सॉल्व होना चाहिए, उसकी जिम्मेदारी का तयन होना चाहिए। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अदलिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जो मुतलका इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। किसी के पास टेप है तो उसको टेप फराहम करनी चाहिए, किसी के पास कोई और वीडियो है उसको फराहम करनी चाहिए और उसको प्रॉपर प्रोब डे टू डे बेसिस पे करके, ये पहले 15 दिन में तो इंक्वायरी बिल्कुल उसमें ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए था, क्लियर के कौन किस तरह से किस हद तक मुलव्वस है। तो ये इतने बड़े साने पे जब हम अभी तक ये सोच रहे हैं कि पता नहीं कौन मुलव्वस है, कितने इसमें गर्द उड़ाई गई है, किस किस तरह से इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, कन्वीनियंट टाइम के ऊपर इंसाफ देना मेरा ख्याल है कि वो कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। इंसाफ जब जुर्म होता है उसका इंसाफ विद इन स्पेसिफाइड टाइम आना चाहिए ताकि लोगों को यकीन हो, इंसाफ के निज़ाम पे भी यकीन हो। लेकिन इंसाफ के निज़ाम पे यकीन करने के लिए ज़रूरी है कि कन्वीनियंट टाइम पे फैसले ना करें, उस टाइम पे फैसले करें जब उनकी ज़रूरत फौरी तौर पे जिस वक्त उसको हल होना चाहिए, मसले को उसका फैसला आना चाहिए, उसी वक्त उसका फैसला आना चाहिए। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि रिफॉर्म्स लाने की बात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो तब्दीली कब आएगी, थाना कल्चर तब्दील करने के लिए कोई प्लानिंग चल रही है या नहीं, अगर है तो फिर इम्प्लीमेंट कब होगी। लोग अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू हो गए हैं, पहले से भी ज़्यादा जुराइम जो हैं वो कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। वजह क्या है, क्यों इसके ऊपर प्लानिंग नहीं की जा रही, अगर की जा रही है तो सामने क्यों नहीं रही है? ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे, साथ ही रहिएगा। ब्रेक बाद एक बार फिर से हाजिर हैं। इरशाद साहब, 15 सितंबर को कलीम इमाम साहब ने कहा कि हैरानी है इस बात पर कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, कम क्यों नहीं हो रहे। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि हमारे प्रोड्यूसर हैं मोहसिन इकबाल, रात गन के ज़ोर पर उनसे नकदी और मोबाइल छीन लिया गया और इरशाद साहब वो 6 लोग थे और सबके पास रिवॉल्वर थे, सबके पास असलहा था। देखते ही देखते उन्होंने उसके सामने कई मोटरसाइकिल सवारों को साइड पे ले गए और उनसे नकदी ली, मोबाइल भी ले रही है और एक आदमी का तो मोटरसाइकिल भी ले गए। देख रहे हैं सर, आप भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, दिन ब दिन जो है ये क्राइम रेट बढ़ता ही जा रहा है। इसकी वजह क्या समझ रहे हैं आप? मौजूदा हुकूमत तो इसमें तब्दीली की कहाँ है? देखिए 2-3 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 तो ये है, सबसे बड़ी वजह जो बनी है वो ये है कि जब आपने पुलिस को पोलिटिसाइज़ कर दिया और उनको लॉ एंड ऑर्डर की ज़िम्मेदारियों की बजाय सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि जी हमारे काम भी करने हैं, आपने हमें प्रोटेक्ट भी करना है। पुलिस का बेशतर हिस्सा चला गया MPAs, MNAs, वज़ीरों, मुशीरों, वज़राए आला, गवर्नरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी ड्यूटीज़ के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। तो ज़ाहिर है वो पुलिस बहुत थोड़ी रहेगी जो ये स्ट्रीट क्राइम को रोक सकती थी। एक बात तो ये है, जब आप मुल्क के वसाइल लूट कर बाहर मुंतकिल कर देंगे, लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो उन्होंने कहाँ से खाना पीना है। जब उनको ये भी पता है कि जी हमें पूछने वाला कोई नहीं है और क्राइम ऊपर हो रहा है तो नीचे भी होना चाहिए, तो ये वजूहात हैं जिसको ख़त्म करना होगा हुकूमत। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रसूल बख्श साहब, आपके एकेडमिक एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाना चाहूँगी। सर, साइकोलॉजी क्या है क्राइम रेट को कंट्रोल करने की, किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? मुझे नफ्सियात का तो इल्म नहीं, लेकिन ये इल्म ज़रूर है कि
हुकूमत चलाने के लिए पुलिस का सिर्फ एक निज़ाम नहीं होता, मुख्तलिफ शोबे होते हैं। पहले आपको मालूम है कि पंजाब में जो ट्रैफिक पुलिस थी वो पुलिस का हिस्सा थी। अब उन्होंने एक अलहदा वार्डन सिस्टम बना दिया है। ठीक है। ट्रैफिक की पुलिस इसी तरीके से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ है। इसीलिए एक जो ज़रूरत जिस बात की है और हम नहीं कर रहे, और पुलिस रिफॉर्म्स का उसका हिस्सा होना चाहिए, एक म्यूनसिपल पुलिसिंग होती है कि जिनका ताल्लुक शहरियों से होता है, उसी इलाके से रहते हैं और तादाद में होते, ज़्यादा तादाद में होते हैं कि एक ही किस्म की पुलिस 10 किस्म के मुख्तलिफ काम कर रही है। ठीक है। तो उसको प्रोफेशनल बनाने के लिए ज़रूरी है कि मुख्तलिफ शोबे बनाए जाए और मुख्तलिफ शोबों में मुख्तलिफ इस्तेदाद रखने वाले लोगों को भर्ती किया जाए। ठीक है। और उनकी तादाद भी कहीं बढ़ाई जाए, तो तब जाके ये मामला तय होंगे। ठीक है, ये भी एक सोल्यूशन आ गया। इजहारुल हक साहब, आज हमने देखा कि एक एमपी और एमएनए की पकड़ हुई सियासी असर रसूख इस्तेमाल करने पर। डीआईजी को एमएनए ने एक फरार मुलजिम के बेटे को रिहा करने के लिए कहा, सिफारिश की है उन्हें। चले, बड़े रिफॉर्म्स लाने में तो सर वक्त लगता है, लेकिन ये रिफॉर्म्स लाने में कितना और वक्त दरकार है मौजूदा हुकूमत को? मौजूदा हुकूमत के दामन में ऐसे बहुत से सितारे चमक रहे हैं जो आपने मिसाल दी है। आपने डाकुओं की बात की। सुमैरा, मेरा सवाल ये है कि क्या कभी किसी ने डाकुओं का मौक़िफ़ भी सुना? उनसे कभी किसी ने पूछा कि तुम डाके क्यों मार रहे हो? तो खुदा के लिए डाकुओं का मौक़िफ़ भी सुने। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जहां 3-3, 5-5 हज़ार पुलिस के अफसर महल्लात पर और शहजादों और शहजादियों के प्रोटोकॉल पर होंगे, अब भी लगे हुए हैं। कराची के एक सियासतदान के पास 4-4 गाड़ियां। सर, आपका भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट आ गया हमारे पास कि ये भी रीजन हो सकती है। मुल्क में सुमेरा, ऐसे मुल्क में कभी भी डाके खत्म नहीं हो सकते। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक ही सिलसिला है, या तो अंग्रेजों को वापस लाएं, सही आपकी तरफ भी आऊंगी। इकराम सहगल साहब, सूरी को कब्र से जिंदा उठाएं। ठीक है सर, आपको पॉइंट आ गया। सर, मेरे पास टाइम चूंकि कम है, फिर क्लोजिंग भी करनी है। इकराम सहगल साहब, सर नासिर दुरानी साहब को मुशीर लगाया गया है, इसमें कोई शक नहीं। केपी में और पुलिस, पंजाब की पुलिस में ज्यादा चैलेंजेस का बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन सर कुछ होता हुआ दिखाई भी नहीं दे रहा। आवाम क्या समझे फिर? देखिए जी, ये जितने भी पैनलिस्ट मेरे दोस्त हैं, लेकिन ये गुल्लू भट्ट को भूल गए। गुल्लू भट्ट भी मॉडल टाउन में वहां पर मौजूद था। ठीक है जी। अब एक बात कर लें, आप पता कर लें कि गुल्लू भट्ट ने के साथ उस दिन से आज तक क्या हुआ है, उसको क्या क्या फायदे मिले हैं, किसने उसको फायदा दिया है, आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। क्योंकि गुल्लू भट्ट जो वीडियो के ऊपर पूरी दुनिया जानती है, सब अभी स्माइल कर रहे हैं। ठीक है, आप उसी ट्रेल को फॉलो कर लें, आपको पता चल जाएगा। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया सर। ये भी था। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। राव साहब, सिर्फ लाहौर और कसूर की अगर हम बात करें, ये सुमेरा, मेरा सिर्फ एक सवाल है। जी। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जब नई हुकूमत आई तो उसने गुल्लू भट्ट को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ठीक है सर, ठीक है, आपका भी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। राव साहब, सिर्फ लाहौर और कसूर की बात करें तो क्राइम रेट हम देख रहे हैं दिन ब दिन बढ़ रहा है। डॉल्फिन, पीरो, मुहाफिज, सारी फोर्सेज नाकाम है। क्या वजह समझते हैं इसके पीछे आप? देखिए, बिल्कुल तीन बेसिक पॉइंट है। नंबर 1, अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम नहीं है। आप कसूर का वाकया देख लें, आप मॉडल टाउन का वाकया देख लें, आप ये जो किलिंग करते हैं, ये जो ज़ेर हिरासत लोगों की जो पुलिस किलिंग करती है, पुलिस मुकाबला बना के उसके ऊपर उनकी प्रमोशंस हो जाती है, कोई अकाउंटेबिलिटी उसकी नहीं होती। दूसरी चीज़ है प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म सिरे से मौजूद नहीं है। भर्ती से लेके उनके काम करने तक लिखना पढ़ना नहीं आता बहुत से लोगों को, उनको पता नहीं कि पुलिस का काम क्या है, बुनियादी तौर पर उसने किस तरह से काम करना है। तीसरी चीज़ है गैर जिम्मेदाराना रवैया। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ख्याल रखिएगा। सुमेरा मिर्जा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।